इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू डाइपोल, है ना। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। और तीन पोजीशन मैंने आपको बताई थी, तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। पहली पोजीशन क्या थी? अक्षीय स्थिति पर, अक्ष पर। दूसरी निरक्ष पर, और तीसरी किसी भी बिंदु पर कहीं भी, ठीक है। तो एक आर्टिकल हम कर चुके हैं, एट एक्सिस वाला, एट एक्सिस। इसमें क्या किया था हमने? जो डाइपोल था प्लस क्यू माइनस क्यू, ये डाइपोल था। इसकी एक्सिस पर यहां एक पी पॉइंट लिया था सेंटर से आर डिस्टेंस पर, है ना। और ये जो डाइपोल की डिस्टेंस थी स्मॉल एल, और ये भी क्या थी? स्मॉल एल। अब क्योंकि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी माइनस क्यू की, प्लस क्यू की भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दोनों चार्ज की वजह से। तो वो कितनी आएगी उसको कैलकुलेट कर दिया था हमने कल, और वो कितना आया था आंसर बताओ? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब था ना। ठीक है। और डायरेक्शन थी किसकी? इसकी कहां से? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन थी। अब आप एक्सिस पर इस पॉइंट को कहीं भी लोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आएगी। जरूरी नहीं है इधर लो, इधर ले लो कहीं भी एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी, इतनी होगी, ठीक है। एक्सिस पर कहीं भी ले लो इस पॉइंट को। अब हम बात करेंगे दूसरी पोजीशन, जब ये एक्सिस पे ना होकर कहां होगा? इक्वेटोरियल पे होगा, यहां होगा, ठीक है। मतलब एक्सिस से 90 डिग्री ऊपर, उसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति पर। तो हेडिंग डालो निरक्षीय स्थिति। एट इक्वेटोरियल पोजीशन, देखो इधर सबसे पहले डाइपोल बना लेते हैं। माइनस क्यू, बीच में कुछ डिस्टेंस, प्लस क्यू, यहाँ सेंटर पॉइंट ओ, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल। इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं? ए, जहां पे माइनस क्यू रखा है। इस पॉइंट को क्या कह देते हैं? बी, जहां पे प्लस क्यू रखा है। ये बन गया डाइपोल। डाइपोल नाम इसलिए इसका क्योंकि इसमें दो पोल है। डाई का मतलब होता है दो, पोल मतलब सिरे, और दोनों सिरों पर क्या रखे हुए हैं? चार्ज रखे हुए हैं। तो ये जो लाइन में खींच रहा हूँ डॉटेड वाली, ये तो अक्षीय स्थिति है इसकी, क्योंकि ऐसा रखा है डाइपोल। अब हमें जाना है निरक्ष पे। तो निरक्ष पे जाने के लिए आप क्या करोगे? सेंटर से ऊपर की तरफ जाओगे, सेंटर से 90 डिग्री ऊपर चले जाओ। ये जो एक्सिस होगी ये इसका क्या होगी? निरक्ष होगी, है ना। और यहां पर मैंने पी पॉइंट ले लिया, यानी वो जो हमारा अभी पी पॉइंट एक्सिस पे था, वो वहां से हट के कहा गया है? अब यहाँ आ गया है इक्वेटोरियल पे, यानी निरक्ष पे। अब इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जाहिर सी बात है। जब चार्ज है तो चार्ज के अराउंड तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह होती है। तो इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस पॉइंट पर अब कैलकुलेट करनी। बात समझ में आ गई? चलो, तो सबसे पहले मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि कहाँ कहाँ लग रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो बताओ इस चार्ज से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो यही तो होगी, यही तो है चार्ज से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस। ये थोड़ा ना, ये तो सेंटर से है ना। और इस बी पॉइंट से इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस ये होगी, देखो, है ना। अच्छा, सेंटर से मैंने एक अच्छी स्थिति वाला जो करा था, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी मानी थी पॉइंट तक की? आर। तो यही तो है, देखो सेंटर से डिस्टेंस तो ये बीच वाली है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूं? आर। वो ये आर। चलो, ये एल है, ये एल है, ये मुझे नहीं पता एपी कितना होगा, ना तो मुझे बीपी पता है। लेकिन एक बात पता है कि जितना एपी होगा उतना ही बीपी होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलैटरल नहीं बना, जैसा भी बना, फिलहाल एपी और बीपी बराबर होंगे, क्योंकि ये पॉइंट इसके सेंटर से गया है, देखो। अगर ये पॉइंट सेंटर से ना जाके, मान लो ये सेंटर है, यहां से जाता, यहां होता पी पॉइंट, तो फिर ये वाली डिस्टेंस बड़ी होती और ये वाली डिस्टेंस छोटी होती, देखो दिख रहा होगा डायग्राम में। लेकिन जब ये पॉइंट सेंटर से ऊपर गया है, सेंटर से इक्वेटोरियल पोजीशन पर गया है, तो दोनों डिस्टेंस क्या होंगी? बराबर। ये चेंज हो सकती है, नीचे वाली कुछ भी हो सकती है, ये दोनों बराबर हो। तो जिस ट्राइंगल की दो साइड बराबर होती है उसको क्या कहते हैं हम? समद्विबाहु। ये समबाहु नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। चलो, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो जरा,
ये माइनस का क्यू है, और इस पी पॉइंट पर इस माइनस क्यू की डायरेक्शन किधर होगी बताओ? आपको पता है नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है, यानी इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी? ये होगी नहीं, अंदर की तरफ ऐसे करके, इसको कह दो E1 वेक्टर, अंदर की तरफ होगा। अच्छा, पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाहर की तरफ होती है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे जाएगा वेक्टर, बताओ बाहर की तरफ, इसको आप क्या कह दो? E2 वेक्टर। अब बताओ E1 ज्यादा है E2 ज्यादा है? E2 ज्यादा है, तुम बताओ। E1 ज्यादा है, तुम बताओ। इन दोनों में ज्यादा कौन है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इस वाले की इस वाले की? दोनों की बराबर है, तुम बताओ। E1 ज्यादा है, तुम बताओ। E1, तुम। E1, ये आ जाएगा 4 दिन में, तो ये बराबर बता रहा है और बिल्कुल सही बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या है, अभी बताई मैंने ये बात, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का लेना देना डिस्टेंस से ही तो होता है। जब यहां से दूरी बराबर है, यहां से दूरी बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर नहीं हो गई? E1 E2 की वैल्यू बराबर नहीं हो गई? फिर ये बात तो कल भी समझाई तुम्हें मैंने अच्छी स्थिति में, इससे कंफ्यूज हो गए भाई। डिस्टेंस देखा करो, मैंने कल भी बताया था, डिस्टेंस देखो, दोनों वेक्टर बराबर है। अब दोनों वेक्टर बराबर हैं, तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा बताओ? ये E1 वेक्टर है, ये E2 वेक्टर है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बीच में से जाएगा, नहीं जाएगा? अरे जाएगा बीच में से, यानी ये जाएगा यहाँ, ये क्या होगा इसका? रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे, यही हमारा क्या है? ई नेट है। ये तो निकालना है ना ई नेट, बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ये डायरेक्शन पता करो। सॉरी, डायरेक्शन कह रहा हूँ, डायरेक्शन तो पता कर ली, डिस्टेंस पता करो कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है। जितनी ये होगी उतनी ये होगी, तो एक कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बताओ, बता सकता है कोई बच्चा कि एपी कितना होगा? एपी, हाँ भाई, एपी बता सकता है कोई? नहीं बता सकते तो ये बता दो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तरीका बता दो चलो। ये एपी निकालना है, क्या करूं? ध्यान से देखो, एओपी, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया? देखो एओपी, जिसमें ये तो बेस है, आधार, और ये क्या है? लंब। कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? है ना? देखो इसको मैं अलग बना देता हूँ। ये जो है आधा ट्राइंगल, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल तो हो गया, ये एल है, ये 90 डिग्री पे तो गया था इससे, इक्वेटोरियल जो गया था 90 डिग्री पे तो गया था, तो ये वाला एंगल 90 है। ये वाला कितना है? आर है, और ये है आपका एपी जो आपको निकालना है, ये ओ है देखो पॉइंट, तो ये एपी निकालना है। पाइथागोरस लग जाएगी, तो लगाओ बाय पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनियस कितना है? एपी, ये निकालना है आपको, एपी स्क्वायर इक्वल टू पी कितना, पी मतलब परपेंडिकुलर, आर स्क्वायर प्लस बेस कितना है? एल स्क्वायर। ठीक है, एपी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ गई आपके पास एपी, एपी आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम देखो, सेम ट्राइंगल ये है इधर वाला, ये भी बेस एल है, ये भी आर है, तो ये भी कितना आएगा? यही आएगा। तो बीपी भी कितना होगा? स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों इक्वल होंगे। डिस्टेंस निकाल दी। डिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे एक बात सुनो ध्यान से जरा, क्या? मान लो ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, वो मान लिया मैंने थीटा है। कितना है? थीटा है। तो ये एंगल कितना होगा? बताओ, बताओ। और ये एंगल ये एंगल कितना होगा? ये दोनों एंगल बताओ मुझे कितने होंगे? ज्योमेट्री लगाओ जो आपने पढ़ी है मैथ में, एंगल कैसे फाइंड करते हैं? हैं? वो भी थीटा होगा, कैसे वो थीटा होगा बता? दोनों थीटा होंगे ऊपर नीचे वाले, कैसे? नंबर तो पता है, बता ही नहीं सकते, नंबर कैसे बताओगे आप वो तो नंबर तो जब बता पाओगे जब नापोगे चांदे से, वो तो कुछ भी हो सकता है। 60 का नहीं होगा, क्योंकि इक्विलेटरल में होते हैं साइड 60 का, अगर तीनों सेम होते तब 60 का होता है ना, है तो दो साइड सेम है ना बस, इसका तो कुछ भी हो सकता है। ये दोनों ही थीटा थीटा होंगे, कैसे होंगे समझ लो बस उसको। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में ऐसे करके अगर जेड बन जाता है ना, जेड लाइन का, तो ये दोनों कोने वाले एंगल सेम हो जाते हैं।
इनको बोलते हैं क्या, कौन से एंगल बोलते हैं इनको? शीर्ष अभिमुख कोण, वही है। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, या एन बना लो, एन, बात वही है। ऐसे करके तो जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये जेड नहीं बन गया, देखो ये जेड बड़ा वाला, ये देखो जेड है ना, और है जेड, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब इसको कैसे थीटा कह रहा हो भैया? ऊपर वाला भी थीटा है, वो कैसे है बता? ये तो समझ में आ गया, जेड बन गया, चलो। किसके कैसे है बराबर? रीजन दो ना, ऐसे थोड़े ना बराबर है। मैंने रीजन दिया ना, देख जेड से फिर। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों साइड सेम है ना, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो जब दो साइड सेम है तो दोनों के एंगल भी क्या होंगे? सेम ही होंगे ना। अगर एंगल चेंज कर दोगे तो साइड भी चेंज हो जाएगी। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा बताओ? थीटा होगा। अब ऐसे करके एक लाइन है, ध्यान सुनना, ये लाइन गई है सीधी, इस पे मैंने एक सीधी लाइन खींची, तो ये एंगल जितना होगा, और यहां एक सीधी लाइन खींच दूं इसी के पैरेलल बिल्कुल, तो इस एंगल को और इस एंगल में कोई डिफरेंस होगा क्या? सेम होंगे? सेम होंगे। अरे पैरेलल है ना दोनों लाइन, तो जितने एंगल पे लाइन जा रही है वो तो एंगल तो सेम रहेगा हर जगह, चाहे कितनी भी लाइन खींच दो बीच में, हर जगह एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, आपस में सीधी होनी चाहिए। तो देखो ये जो लाइन जा रही है ऊपर की तरफ, इससे इस वाली लाइन ने कितना एंगल बनाया? थीटा। तो ये वाली लाइन भी कितना बनाएगी? थीटा। समझ गए? अरे समझ में आया? पहला एंगल ऐसे थीटा हो गया क्योंकि जेड बन गया था, तो जेड का ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। दूसरा एंगल ऐसे थीटा हो गया कि एक लाइन पर कितनी भी पैरेलल लाइन खींचोगे तो सारे एंगल क्या आएंगे? बराबर ही आएंगे। देखो ऐसा समझ लो, मान लो इसको सीधी लाइन से समझ लो, एक सीधी लाइन है मान लो, तो अगर मैं एक ऐसे लाइन खींच दूं तो ये एंगल कितना बना? 90। एक और खींच दूं ऐसी सीधी तो ये भी कितना बना? एक और खींच दूं ऐसा सीधी तो ये भी कितना बना? 90। हाँ अगर मैं ऐसे खींच दूंगा तो अब 90 नहीं है, ये 90 है क्या? नहीं। तो ये पैरेलल भी तो नहीं है इसके। तो पैरेलल लाइन किसी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनाती है वो सेम होते हैं, तो यहाँ थीटा बना तो यहाँ भी क्या बना? थीटा बना। बात समझ में आ गई? एंगल थीटा थीटा कैसे हुए हैं? चलो, रटना नहीं है कुछ भी, है ना। मैं बताने को ऐसे बताया तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, बात करो, लेकिन मैंने एक्सप्लेन करा पूरा, है ना। हाँ तो अब आपको क्या निकालना है? E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन देखो रिजल्टेंट इधर है ना, रिजल्टेंट इधर है। मैंने एक दो दिन पहले अभी सिखाया था जब वेक्टर का वो कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं, बताया था कि अगर ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है आपको किसी एंगल पे, ऐसे थीटा एंगल पे ए वेक्टर दिया हुआ है, तो उसका नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस थीटा, और ये ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा? ए साइन थीटा, बताया था। देखो ये E2 वेक्टर है, इस E2 वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला ई नेट की तरफ जो है, ये को क्या होगा बताओ? ए थोड़ी है, E2 है ना, तो E2 cos थीटा होगा ना, बताओ। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? E2 cos थीटा, और साइन थीटा वाला कहाँ होगा फिर भैया? ये होगा ऊपर की तरफ, E2 साइन थीटा होगा। दो कंपोनेंट, सही है। ऐसे ही E1 के भी ब्रेक कर सकते हैं दो कंपोनेंट। पहला वाला देखो थीटा किधर है? देखो ऊपर की तरफ है, तो ये वाला क्या होगा? E1 cos थीटा, और ये वाला क्या होगा? इसका एक ऊपर और एक ऐसे सीधा, तो ये वाला क्या होगा? E1 साइन थीटा। ये बात समझ आई नहीं आई बताओ? कंपोनेंट ब्रेक हो गए भाई, दो वेक्टर हैं, दोनों के कंपोनेंट ब्रेक कर दिए। पहले E2 के करे, थीटा की तरफ आता है cos, सीधे आता है साइन। फिर E1 का करा, थीटा की तरफ आता है cos और सीधे आता है साइन। तो अब यहां जब तुम देख रहे हो E2 cos थीटा और E1 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये तो ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। E2 sin थीटा और E1 sin थीटा अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना। बात समझ में आ गई? और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो E2 E1 है, अभी आप इसने बताया था कि ये E1 E2 दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि डिस्टेंस कैसी है? बराबर है। यानी यहां मैं लिख देता हूं कि जो E1 वेक्टर है और जो E2 वेक्टर है दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की बराबर होगी, ठीक है। E1 E2 और इनका मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूं ई मैग्नीट्यूड मान लिया मैंने, या ऐसा करके लिख दो, यहां तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, ऐसे लिखो E1 बराबर होगा E2 के, और बराबर होगा किसके? ई के। दोनों को ई मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर होगी पी पॉइंट पे, सही है। अब आपको क्या करना है? देखो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा कंपोनेंट, क्योंकि अपोजिट है, ये वाला ऐड हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से होगी, इन दोनों की वजह से। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएंगे? दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ई नेट किसके बराबर आएगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। नेट इसके बराबर आएगा,
आपको पता है E1 E2 दोनों क्या है, ई है, बराबर है, तो E1 की जगह भी ई रख दो, E2 की जगह भी ई रख दो, तो ई नेट क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा कितना हो गया, 2E² नहीं होता, ऐड करते हैं तो 2E cos थीटा, एक्स की तरह ट्रीट करो, ये पूरा एक्स है, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, ठीक है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इसमें आपको ई की वैल्यू भी रखनी है अभी, और इस cos थीटा की वैल्यू भी रखनी है, यहां से निकाल के कैलकुलेट करके। ई का तो फॉर्मूला पता है 1/4π वाला, cos थीटा की ट्राइंगल से निकालनी पड़ेगी, दोनों वैल्यू जब इसमें से निकाल के इसमें पुट करोगे तो ई नेट निकल के आ जाएगा। यहां तक पहले नोट करो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। पहले थ्योरी थ्योरी देखो वही होगी, कल जो लिखवाई थी थ्योरी बिल्कुल वही थ्योरी होगी, एक बार पढ़ के सुनाओ मुझे क्या है वो। या चलो मैं बोल देता हूं, लिखो यार। माना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी 2L है, 2L है, यही कल लिखवाया था सेम, इसी में लिखवा गए। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से द्विध्रुव के केंद्र O से, केंद्र O से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P लिया गया है, एक बिंदु P लिया गया है, जिस पर, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो अब क्या करोगे, इस डायग्राम को बनाओ और उसके नीचे ये डिस्टेंस जो कैलकुलेट करिए उसको लिखो, बस इतना तो लिखो, पहले उसको मत लिखना अभी, डायग्राम और ये नीचे वाला नोट करो जल्दी। थीटा की वैल्यू 60 है, कैसे तो बता रहा था, अरे कॉस थीटा की 60 बता रहा है, कैसे बता रहा 60, समद्विबाहु में तीनों एंगल एक बराबर होते हैं, समबाहु में कैसे होते हैं फिर, समबाहु होता है 90 वाला, समकोण क्या होता है फिर, आधार बटे कर्ण लगाएंगे cos थीटा में, यहाँ कोई भी एंगल नंबर में नहीं है, डिग्री में नहीं है, 45 60 जो तुम तुक्के लगा रहे हो वो कुछ नहीं हो सकता यहाँ, क्योंकि हमने केस लिया जनरल थीटा माना है ना, तो थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। अब मान लीजिए पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ आ जाता, बिल्कुल यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर, तो ये थीटा कितना छोटा हो जाता फिर, हो ज्यादा नहीं हो जाता, और ये पॉइंट यहाँ ना होकर बहुत ऊपर चला जाता, तो फिर थीटा कितना बड़ा हो जाता फिर, तो थीटा को फिक्स छोड़ना है, जैसे आर फिक्स नहीं है तो थीटा फिक्स नहीं है, तो जनरल बात करेंगे तो नंबर में एंगल में तो आ ही नहीं सकता, इसका एंगल कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, तो जैसे इसने बताया cos थीटा हम निकालेंगे आधार बटे कर्ण से, क्योंकि ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसका आधार पता है और इसका कर्ण भी हमने निकाल दिया देख, तो आधार बटे कर्ण फॉर्मूला होता नहीं होता cos का। फिर तो मैं मान लेता हूँ इसको इक्वेशन 1, पहले वैल्यू निकाल लेता हूँ फिर इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। तो बताओ ई कितना होगा, ई होता है 1/4πε0, क्यू होता है ना केवल क्यू, तो कोई सा भी ले लो, दोनों से बराबर ही है, तो केवल एक क्यू ले लिया मैंने। और डिस्टेंस कितनी है, 4 तक पॉइंट तक की, ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, कोई सी भी ले लो, यही है। इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा डायरेक्ट लिखवाओ, सही है भाई। तो ये किसकी वैल्यू हो गई ई की, यहाँ तक इस वाली ई की, अब किसकी चाहिए कॉस की, तो कॉस के लिए हमने बताया क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण लगा दो, तो बेस कितना है ट्राइंगल का एल, हाइपोटेनियस ये है, अब नहीं हटेगा रूट, तो रूट r² प्लस, दोनों वैल्यू को कहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट में। इसको रफ कर दूं ट्राइंगल को, ये तो बना लिया होगा। ठीक। बताओ ये रूट कहां से हट गया इसका? Yes। ये वैल्यू कहां से रखी है? अभी जो ट्राइंगल था उसमें रखी है। अरे जो ट्राइंगल था ऐसे करके, इसमें ये बेस था, ये हाइपोटेन्यूस था, और ये निकला था, वो सॉरी बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस निकला था। निकला था नहीं निकला था ये थीटा। तो यहां से अगर cos थीटा निकालोगे तो क्या लगेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लगेगा, नहीं लगेगा? तो बेस कितना है? एल, हाइपोटेन्यूस है ये, ऐसा ये वैल्यू है cos थीटा की। सही है। और बता क्या कह रहे हैं आप, बता। तो इन दोनों वैल्यू को कहां रख दें क्वेश्चन नंबर 1 रखो। तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, उधर रख देते हैं। तो ई नेट कितना आएगा निकल के? ई नेट इज इक्वल टू, देखो 2 ऐसे लिख दो। ई की वैल्यू कहां है? ये है पूरी, रखो। ठीक है। इनटू कॉस थीटा की वैल्यू कहां है? ये है पूरी, रखो। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, बस फिर खत्म हो जाएगा हमारा आर्टिकल। तो देखो इधर देखो जरा, अगर इस 2 को मैं इधर ले जाऊं, देखो सब मल्टीप्लाई में है, ये ऊपर वाला कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में है सारे। तो मैं 2 को पहुंचा दूंगा क्यू के पास, तो 2 क्यू हो जाएगा। 2 क्यू इंटू एल, सॉरी 2 को एल के पास पहुंचाओ तो क्यू इंटू टू एल हो जाएगा। क्यू इंटू टू एल क्या होता है बताओ? पी होता है क्यू इंटू टू एल, कल मैंने बताया था आपको, डेफिनेशन होती है ये द्विध्रुव आघूर्ण की, है ना? तो इसको मैं वहां पहुंचाकर इसकी जगह पी लिख दे रहा हूँ। तो देखो पी नेट कितना है हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट लिख दूं भाई, ये 2 समझ लो यहाँ पर है। और क्यू इंटू टू एल की जगह क्या आ जाएगा? पी, तो पी आ गया। अच्छा ये देखना जरा, इसके ऊपर पावर कितनी है? 1 है, यहाँ देखो ध्यान से। और ये रूट है ना, रूट, रूट पर कितनी पावर होती है बताओ? अगर मैं रूट हटा के पावर लगाना चाहूँ तो कितनी लगा सकता हूँ? 1/2, 1/2 लगा सकता हूँ। पावर 1/2 का मतलब रूट ही होता है। कैसे कैसे होता है भैया? तो देखो मान लो रूट 4 लिखा है, तो रूट 4 की वैल्यू कितनी आती है आपको पता है? 2 आती है। अब मैं 4 की पावर अगर 1/2 लगा दूं ना, तब भी 2 ही आएगी। कैसे आएगी भैया? तो देखो 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, बाहर 1/2 है, पावर पावर की मल्टीप्लाई होती है, 2 तो 2 कट जाएगा, क्या आएगा? तो इसका मतलब रूट और 1/2 पावर का मतलब एक ही होता है, सेम है दोनों। ठीक है। अब इससे क्या हुआ? तो ये देखो 1 है और ये 1/√2 है, वो सॉरी 1/2 है। बेस दोनों के कैसे हैं? सेम है। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ऐड कर दो। एक और आधा कितना हो गया बताओ? अरे एक में आधा जोड़ोगे कितना हो गया? 1 + 1/2, 3/2। इसके नीचे 1 मानो, 2 वन जा 2, 1 वन जा 1, 3/2 सही है। तो 3/2 यहाँ तक समझ आया सबको? मैंने एक एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया इन सबको, मिलाने की कोशिश कर दी जितना हो सकता है। अब यहाँ मैं वही बात लगाऊंगा जो कल मैंने आपको बताई थी। यहाँ एल बड़ा है या आर बड़ा है बताओ? एल बड़ा है, आर बड़ा है? आर बड़ा है, बहुत बड़ा है ना? तो हम कह सकते हैं आर जो है वो मच 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 ग्रेटर है किससे? एल से। तो एल छोटा है इसका मतलब, और एल का अगर स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा। और बहुत छोटी वैल्यू अगर किसी नंबर में जोड़ रहे हो तो कोई फर्क पड़ेगा नंबर में? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये एल स्क्वायर यहाँ से हटा सकते हो, तो इसको हटा दो। तो क्या आएगा? ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, यहाँ क्या बचा केवल? पी पावर 3/2। पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये ई नेट का फाइनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या? पावर कितनी आ जाएगी आर की पावर? देखो उस जैसा ही आया है, अच्छी स्थिति के जैसा ही आया है, बस फर्क इतना है वहां पर 2p था और यहाँ पे केवल सिंगल p है। यानी अच्छी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पर आधी, अच्छी स्थिति में उसकी डबल। नोट करो। तो ये हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इसकी डायरेक्शन बता सकता है कोई बच्चा? किस डायरेक्शन में होगी ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ? ये तो वैल्यू आई है केवल, अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो, अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो देखो ना यार, तुम्हारे सामने लिखी है डायरेक्शन तो, किधर है? ये है देखो, ये है ना, ये तो है नेट की डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन किधर से किधर है? देखो प्लस से, अरे प्लस से माइनस हो गई ना, प्लस से माइनस की तरफ। तो इसको वेक्टर फॉर्म में अभी मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है? चलो, ये दोनों फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला और जो अक्षय स्थिति का था उसमें कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ 2 है, वो फॉर्मूला दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए, डायरेक्ट सवाल होंगे इनके ऊपर।
तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो नेट है उसकी डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे मतलब पॉजिटिव पे निगेटिव ऐसे कह सकते हो, है ना। तो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो डायरेक्शन लिख दिखानी पड़ेगी। तो मैंने कल जो डायरेक्शन आई थी वो आई थी निगेटिव से पॉजिटिव, फिर मैंने कहा था निगेटिव से पॉजिटिव तो इसकी भी होती है पी की डायरेक्शन, तो फिर मैंने पी कैप लिख दिया था इसके साथ, याद है किसी बच्चे को? है ना। लेकिन इस बार तो पी कैप नहीं लिख सकता, क्योंकि इस बार तो डायरेक्शन क्या आई है, उल्टी आई है। इस बार तो प्लस से माइनस आई है, तो फिर क्या लिख सकता हूँ पी कैप की जगह बताओ, माइनस के पी कैप लिख देंगे, क्योंकि वेक्टर में माइनस का चिन्ह क्या दिखाता है, अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है, यानी पी का अपोजिट क्या, माइनस पी कैप। अरे समझ गए। हाँ, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसको लिख दोगे ई नेट वेक्टर। अब वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, पी अपॉन आर क्यूब, ये तो वैल्यू हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस के पी कैप, क्योंकि पी की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो माइनस पी की हो जाएगी पॉजिटिव टू निगेटिव, जो कि इसकी है ना। बस खत्म, नोट करो। ये क्या लिख दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ये कहलाएगी वेक्टर फॉर्म। अब थर्ड और लास्ट केस बचा हमारा डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो है किसी भी बिंदु पर। अब तक आप एक फिक्स जगह ही पॉइंट ले रहे हो, या तो अक्षीय पे ले रहे हो या निरक्षीय पे ले रहे हो। लास्ट आर्टिकल है हमारा कि अगर हम कहीं भी पॉइंट ले लें और डाइपोल कहीं भी हो, अक्षीय हो निरक्षीय हो, उससे कोई मतलब नहीं, पॉइंट भी कहीं भी हो सकता है, डाइपोल भी कहीं भी हो सकता है, तब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है, ठीक है। अब वो जो आर्टिकल है उसके 99% चांसेस होते हैं नहीं आने के, वो नहीं आता। इनके पूरे पूरे चांसेस होते हैं 80-90%, 80 उसके तो 90 उसके, दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। हाँ, सुशील सर भी बता रहे, तेरे यार भले सुशील सर हो गए हैं। चलो सही बता रहे सुशील सर। लेकिन जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला वो नहीं आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे नजरिए से देखोगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर तो तुम कहीं भी किसी भी पॉइंट पे निकाल पा रहे हो ना, तो वो ज्यादा अच्छा है ना। यहाँ तो तुम्हारी लिमिट बन गई कि या तो यहाँ निकलेगी या नहीं, इस फॉर्मूले से केवल यही निकाल सकते हो, इस लाइन पे कहीं भी। वो जो पीछे फॉर्मूला आया था इस लाइन पे निकाल दो कहीं भी, थर्ड वाले में तो कहीं भी निकाल दोगे। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए, पूरा प्रूफ करके लाना होता है ऐसे। हेलो, हेलो, कौन? हाँ, ऋतिक ऋतिक बोल रहे हैं, लाइन पर। हाँ, एकता कॉलोनी। यस यस सर है। अभी तक नहीं मिला है पार्सल, मैं पोस्ट ऑफिस भी गया था तो उन्होंने भी मना मना कर दिया, वो कह रहे थे पोस्टमैन से पूछना। एक नंबर भी दिया था तो उनको कॉल करके पूछा, वो मना करने लगे हमारे पास में। बात हुई थी, वो मना कर रहे थे, कह रहे थे पता नहीं कौन से पोस्टमैन पर है, बात करनी पड़ेगी, कह रहे थे दोबारा आना। हाँ, अभी तक नहीं आया पार्सल। ठीक है सर। ओके। तो जरा हेडिंग डालो, नोट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो एक्सिस पर कितनी आई है, तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो फॉर्मूला यही है, 2p/r³ यही है, एक्सिस पर इतनी है भैया। और इक्वेटोरियल पर कितनी है, यानी निरक्ष पर, है ना। तो इसको मैं लिख दूं इक्वेटोरियल, ऐसा करके इक्यू लिख देता हूँ, ठीक। इस पर कितनी आई थी अभी, बिल्कुल जो फॉर्मूला आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p/r³, यही तो है, देखो यही तो है। तो देखो जरा, दोनों में अगर रिलेशन बनाना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए और इक्वेटोरियल पे पूछे हैं आपसे, तो कैसे करोगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो सारी चीजें सेम है सिवाय इस 2 के, यानी मैं लिख सकता हूं इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, देखो
है ना। यानी जो इक्वेटोरियल वाली है वो इससे क्या है, आधी है। या ऐसे कह दो कि जो एक्सिस वाली है वो इससे क्या है, डबल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जो एक्सिस वाली है ना, ये एक्सिस वो डबल है। मतलब डबल है किससे, इक्वेटोरियल वाली। तो देखो, अगर आपको एक्सिस पे दे दी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सिस वाली यहां रखोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे आंसर। इक्वेटोरियल वाली दे देगा तो यहां रखोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्सिस वाली आ जाएगी, खत्म आंसर, नोट कर लो। अब हम पहुंचेंगे किसी भी बिंदु वाले आर्टिकल से। ठीक है, टाइम देखो क्या हो गया, टाइम हो गया। तो फिर कल पहुंचेंगे, परसों पहुंचेंगे। जो बड़ा आर्टिकल है वो है ना, और ये जो दो आपने करे हैं, इनका तो तरीका सेम ही है, उसका तरीका अलग है, वो इस तरीके से नहीं होगा। ठीक, तब तक आप इसको, ये जो आज डेरिवेशन कराया है, इसको घर पे एक बार करके देखें खुद से, है ना। और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें, तो आप परसों मैं उसको कराता हूँ।